इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रभारी मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवचयनित अभ्यर्थियों के सभी अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए 550 नए शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेजेज और हाई स्कूल के उन विद्यालयों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई है। आपने देखा होगा, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दे करके हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में ये संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है करता है। उसके बाद वह फिर कार्य से विरत होने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों से विरत होने का कार्य करता है। और इसी का परिणाम है कि एक समय यह भी स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के वजूद को बचाने का एक प्रश्न खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नकल के लिए बदनाम हो चुकी थी। बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी। ऐसे लगते थे जैसे स्कूल अब बंद होंगे तब बंद होंगे। अब और तब की जो समस्या थी, आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। नवाचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है और सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी इस नवाचार की श्रेणी में लिया गया। यानी नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके लिए प्रयास करने होते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था, तब ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हमें प्रसन्नता है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद बना है और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा का था नकल। मुझे आश्चर्य होता था, नकल के लिए कुछ जनपद तो एकदम बदनाम हो चुके थे। मैं देखता था कि स्कूल में शिक्षक नहीं, स्कूल में रेगुलर छात्रों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन वहां पे एडमिशन करने के लिए और परीक्षा देने के लिए हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के छात्र भी वहां पर आए हुए हैं। भाई ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर जनपद में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या इस जनपद में इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का कि उनको वहां से यहां आना पड़ा, जहां जाने में ही लोगों को असुविधा होती थी। कनेक्टिविटी का अभाव था, तब भी परीक्षा देने के लिए कोई आए हैं। और जब हम लोगों ने इसका जांच पड़ताल की तो पता लगा साहब ये तो प्रॉक्सी परीक्षार्थी भी है, यानी उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति ही वहां पे परीक्षा दे रहा है, वह एक्चुअल में है नहीं। ये ठेका पद्धति बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह जब रोका गया, पहले साल मीडिया ने काफी उसको हाईलाइट किया था उस समय कि इतने लाख लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी। हमने कहा इतने लाख वे लोग हैं जो परीक्षा देने के लिए आते नहीं थे, उनकी जगह ठेका पद्धति से परीक्षा संपन्न होती थी। और जब कड़ाई की गई, आज आप देख रहे होंगे परीक्षा परिणाम में भी सुधार हुआ है और नकल विहीन परीक्षा करने के साथ साथ इसमें भी एक नवाचार हमें देखने को मिला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 56 लाख जो
परीक्षार्थी हैं, इनकी परीक्षा को मात्र 14 दिन के अंदर संपन्न किया जा सकता है। अपने आप में एक उदाहरण है, और एक 15 दिन के अंदर परिणाम भी दिए जा सकते हैं। यह अपने आप में एक उदाहरण है। समय को कम करते हुए एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करना भी यह परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का काम करता है, और यह तकनीक के उपयोग के बगैर संभव नहीं था। दूसरा, एक टीम वर्क, माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल से लेकर के बोर्ड के अधिकारियों, इन सबके सहयोग से जब सामूहिक प्रयास आगे बढ़ा, स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय, तब ये परिणाम आगे बढ़ा। हम लोग देखते थे, जिन विद्यालयों से कभी देश के उच्च पदस्थ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति निकले हैं, वे विद्यालय वीरान हैं या उजाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं लखनऊ में एक विद्यालय में गया था, मैं देख के बहुत चकित था। मैंने कहा इतना पुराना विद्यालय, 100 वर्ष पुराना विद्यालय, और उसमें बड़े बड़े पेड़ उगे थे। मैंने वहीं से माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव को फोन किया। मैंने कहा एक दिन आके विजिट करना इस विद्यालय में, अपनी आंखों से एक बार देख के आओ इस विद्यालय की क्या स्थिति है। और बाद में फिर हम लोग बैठे भी, केवल समस्या पे ही चर्चा नहीं करनी, उसका समाधान भी निकालना है। मैं बाराबंकी में गया था। बाराबंकी में भी मैंने वहां की जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था उसकी स्थिति देखी। जर्जर भवन था। तो मैंने कहा पहले इस भवन के नीचे छात्रों को बिठाना बंद करो, और फिर उसके लिए नए भवन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत न केवल गवर्नमेंट संस्थाओं में बल्कि गवर्नमेंट की सहायता से संचालित अशासकीय विद्यालयों को भी आज सरकार के द्वारा अनुदान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों विद्यालयों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल रहा है, अच्छा फर्नीचर देखने को मिल रहा है, अच्छे भवन देखने को मिल रहे हैं। आज कोई भी अभिभावक जाता है या छात्र जाता है जो एक तमन्ना से गया है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई करूंगा या इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करूंगा, अगर विद्यालय भवन ही टूटा है, जर्जर है, तो स्वाभाविक रूप से पहले तो उसके सामने प्रश्न ये उठता होगा कि साहब बरसात के समय या कभी कोई तेज तूफान चले तो इस भवन के नीचे रह करके मैं सुरक्षित रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। दूसरा, वह उसमें बैठा हुआ है और वहां पे बड़ी बड़ी दीवार, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, कितना वो सेफ होगा, कितना मन लगा करके वो बच्चा पढ़ता होगा या शिक्षक पढ़ाता होगा। लेकिन आज जब अच्छे भवन बन गए हैं तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा चला गया। भवन अच्छा है, लैब्स अच्छी हैं, लाइब्रेरी है, वहाँ पर अच्छे स्मार्ट क्लासेस भी बन चुके हैं, बहुत कुछ सुधार उसके अंदर देखने को मिल रहा है।